अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद करीम और सलमान आबिद के साथ खबर की खबर लेके मैं हूँ इसाराना। एक नज़र हेडलाइन पर डालते हैं, क्या पैकेज है, क्या खबरें हैं, फिर आगे चलते हैं। आज के तमाम कौमी अखबारात में बलूचिस्तान में जल्जले की तबाहकारियां, वजीर आजम का आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का ऐलान और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस्तीफा सुर्खियों की जीनत बना है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, बलूचिस्तान में जल्जले से तबाही, 20 जाँ बहक, 300 जख्मी। रोजनामा नवाई वक्त ने भी इसी खबर को कुछ इस अंदाज से शाया किया है। बलूचिस्तान जल्जले से 22 जाँ बहक, 300 जख्मी, सैकड़ों घर तबाह, हरनाई में शदीद तबाही। जल्जले की तबाही को रोजनामा दुनिया ने भी अहमियत दी। लीड के अल्फाज यूं इस्तेमाल किए, बलूचिस्तान में जल्जला, 24 जाँ बहक, 300 जख्मी। हरनाई में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर, लोग खुले मकामात पर मुंतकिल। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आजम के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया। आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे, वजीर आजम। रोजनामा जंग ने दूसरे अखबारात के मुकाबले में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के इस्तीफे की सुर्खी लगाई है। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी, तनकीद पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सरबराह मुस्ताफी। अंग्रेजी अखबारात ने भी बलूचिस्तान में जल्जले से तबाही फ्रंट पेजेस पर नुमाया तौर पर शाया किया है। डॉन अखबार की लीड स्टोरी है, क्विक हिप्स शॉक्स मिस्ट्री ऑन हरनाई। द नेशन की टॉप स्टोरी है, 20 died, 300 injured as powerful earthquake rattles बलूचिस्तान। द न्यूज की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, हरनाई क्विक किल्स, 24 over 100 injured। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जल्जले को कुछ इस तरह हाईलाइट किया है, मेजर क्विक रॉक्स बलूचिस्तान। और डेली टाइम्स ने वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर शाया किया है। नेक्स्ट इलेक्शंस थ्रू EVMs कम वॉट में। ये था जी हेडलाइन, और अब रनडाउन की तरफ चलते हैं। खबर की खबर का रनडाउन क्या है। इंतखाबात हर सूरत में EVM पर होंगे, वजीर आजम इमरान खान। नैब ऑर्डिनेंस पर डेडलॉक, अपोजिशन रोने के बजाय कानून साजी में हिस्सा ले, चौधरी फवाद हुसैन। मरियम नवाज मुफाहमती बयानिए के रहनुमाओं से इजलास पर सीख पाओ गई। आज के प्रोग्राम में रोजनामा एक्सप्रेस का इदारिया, मुल्की सियासी निज़ाम और मुस्तकबिल के चैलेंजेस। इसी तरह रोजनामा डान में मरियम ज़िया बलोच का कालम, बलूचिस्तान में सियासी बहरान। दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर तनकीद, बरतानवी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुस्तफ़ी। और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड, इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको यकम रबीउल अव्वल मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम के हवाले से हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया ये अशरा मनाने का, और सारे पाकिस्तानी हम सब ये दुआ गो हैं कि ये महीना हमारे लिए रहमतों और बरकत साबित हो। और 19 अक्टूबर मंगल को 12 रबीउल अव्वल होगी, पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। आज का दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि आज से ठीक 16 वर्ष पहले पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन ज़लज़ला आया था, और बड़ी क़यामत खेज़ ज़लज़ला था। और उस हैरत यह कि आज से 16 है और 2 दिन पहले फिर बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, बलूचिस्तान वालों को महफूज रखे, और हमेशा जो है हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शफीक साहब, वज़ीर आज़म ने तो क्लियर कर दिया कि जी हर हाल में इलेक्शन EVM पर ही होंगे। साहब बिल्कुल आपने ठीक है, और हमारी अपोजिशन के भी ना वो रोना धोना ख़त्म हो गया। जैसे फवाद चौधरी साहब बार बार हमारी तवज्जो दिलाते हैं, इनका काम ही रोना धोना है। अब देखें, वो जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठती थी EVM पे, अब्बासी साहब दूसरे तीसरे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब वो उससे बाहर आ गई। इसका मतलब उन्हें समझ आ गई है कि भाई इस पर कोई वज़न है, और इसमें अपोजिशन ने, हुकूमत ने कहा है उन्हें कि आप आएँ, अपनी तजावीज़ दें। और मुस्लिम लीग नून की जो आला सतही इजलास हुआ था उसमें यह तय हुआ था, बजाय इसके कि आप इसका बाइकआउट करें, इसमें बेहतरी लाएँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें, को अपनी चीज़ें डालें, ताकि कल हम ये ना कहें कि जी हमसे आपने बाइकआउट कर दिया था, हमसे कुछ नहीं, और सारा वो कानून सोजी कर लें। अच्छी बात है, जिस तरह समझ आई है पोजीशन को कर लिया। और सबसे बड़ा जो मैं क्रेडिट दूंगा प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने इस पे EVM पे समझौता नहीं किया, वो वहाँ डटे रहे, खड़े रहे, और आज जो है अपोजिशन भी जो है उसी पेज पे आ गई। और उम्मीद करते हैं अगला इलेक्शन जो है वो शफाफ होगा, उस पर उस तरह
जो एतराज़ उठाए जाते थे वो एतराज़ नहीं उठाएंगे। नहीं उठाए जाएंगे, बिल्कुल ठीक। सलमान साहब देखिए, हुकूमत का काम है कि वो बेहतर माहौल पैदा करे इलेक्शन के लिए, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद मेरे ख्याल है कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अब इदारों को इसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इंतखाबी धांधली को रोकने का एक तरीका है, और जितने पाकिस्तान के इंतखाबात हुए उनमें इंतखाबी धांधली एक बड़ा मौजूद बहस रहा है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे जो पेशरफ्त हो रही है वो बड़ी अच्छी बात है। अभी शफीक अवान ने कहा ना कि जिस तरह से अपोजिशन जमातों के अंदर एक ठंड पड़ गई है, और अब नज़र आ रहा है कि वो शोर नहीं है, वो शिद्दत नहीं है, वो गुस्सा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो पहले नज़र आता था। अब साथ साथ एक और दिलचस्प बात हुई है, वो है कि इलेक्शन कमीशन जिसने बड़ा रेजिस्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, अब वो भी उस तरह से रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी जो भी टकराव पैदा हुआ था, अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी ये रियलाइजेशन हुई है कि चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रही हैं, पार्लियामेंट ही फैसला करेगा। उनके इतराज़ात भी अब काफ़ी हद तक दूर किए गए, और यही हम कहते रहे इन्हीं प्रोग्रामों के अंदर कि अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो बातचीत के ज़रिए होंगे, मफाहमत के साथ होंगे। आप आके डायलॉग करें। इस तरह से मुकम्मल तरीके से आपका ये ऐलान कर देना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है ना वो इंतखाब नहीं हो सकता, ये आपका डोमेन नहीं है। आपका काम तो इलेक्शन को कंडक्ट कराना था ना। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी मुस्बत पेशरफ्त होती है। ठीक है, बिल्कुल। हमारी तो रिसर्च होती है प्रोग्राम में, चौधरी साहब और नदीम अपना सलमान साहब सुबह हम करते हैं सारा। आप तो न्यूज़ हब में बैठे हैं, सारी खबरें आपके पास गुजरती हैं, अपना एडिटोरियल आते हैं और अपने एजेंसियों की फीड आती है, टीवी देखते हैं आप। तो आपकी क्या असेसमेंट है कि इस पर क्या होगा? एक तो जो आप रिसर्च करते हैं ना, मैं चोरी चोरी पढ़ भी लेता हूँ तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस पर आपकी क्या समझ? कल से ज़रा खुफिया करेंगे। देखें, बात यह है शफीक साहब कि हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन जब हो तो उसको शफाफ बनाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो उस शफाफियत पे जो हुकूमत का विजन है अमल करे। लेकिन जब इदारे खुद एक अपनी 1.5 ईंट की दीवार बना के, मस्जिद बना के बैठ जाते हैं तो फिर टकराव शुरू होता है। पूरी दुनिया का असूल यह है कि रियासत का एक निज़ाम होता है जिसमें जब ऊपर से नीचे चीज़ें आती हैं तो उसके बाद सबको उसे टो करना होता है। कुछ इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चेयरमैन थे, उनके कुछ रवैये से बदमज़गी पैदा हुई, लेकिन मेरे ख्याल है अब उन्हें भी रियलाइज़ हो गया कि बेहतर यही है कि हम मिलजुल कर काम करें। और फवाद साहब ने भी अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि भाई चीज़ें बेहतर होनी है। खालिद साहब, आप नहीं समझते कि इदारों को जो लाइन वो हुकूमत दे, ये उसकी जिम्मेदारी है ना कि वो करे, और इदारों को उसे टो करना चाहिए? देखिए राणा साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट है, एक तो पार्लियामेंट ने भी अपना रोल जो है वो उस हवाले से पूरी तरह अदा नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो उनका रोल बनता था, किरदार बनता था, वो पूरी तरह अदा नहीं किया। और जो इलेक्शन एक्ट 2017 था, जो इत्तफाक़ राय से पूरी पार्लियामेंट ने, तमाम जमातों ने उसकी हमायत की थी और कंसेंसस से इसमें तरमीम हुई थी, उसमें जो सेक्शन 103 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया गया था कि वो जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वहाँ पर EVM मशीन के वो ट्रायल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला है, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी जो ट्रायल हैं वो होंगे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने 2 जो ज़िमनी इंतखाबात थे पिछले दौरे हुकूमत में, 2000 दिसंबर 2018 में, तो वो जो 2 इलेक्शन थे उनकी अधूरी रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट में पेश कर दी। और जो पिछली पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट ने भी कोशिश ना की कि जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने बेशक अधूरी रिपोर्ट ही दी है तो उस पर कोई बहस होती, उस पर कोई कानून साजी आगे होती और इस हवाले से कोई फैसला होता। अब EVM जो है ना, EVM सिर्फ मशीन नहीं है। EVM जैसे खालिद चौधरी साहब ने तवज्जो दिलाई है ना, ये पूरा पैकेज, इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तानी भी है, उनको भी वोट का हक है। अच्छा, अब वो देखिए इतना वो जा रहा है ना इलेक्शन रिफॉर्म्स का, इसमें 49 अमेंडमेंट है, पूरा इलेक्शन का निजाम शफाफियत कि ये सिर्फ एक आप EVM करके उसको हमने एक वोटिंग मशीन पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज। इसमें आपके जो
बैरून में पाकिस्तानी जो Overseas पाकिस्तानियों को वोट देने का। 29-30 अरब डॉलर भेजते हैं, हम एक अरब डॉलर की हम अपना पीछे फिरते हैं मुल्कों अभी IMF से मुज़ाकरा चल रहा है। अपोजिशन इसके खिलाफ थी कि भाई उनको वोट का हक नहीं देना, भाई एक उनको रिपोर्ट- वोट का हक नहीं देना, वो तो पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक रिपोर्ट इस हवाले से प्रोडक्शन टीम ने बनाई, वो देख लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। वजीर आजम इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब में कहना था कि ओवरसीज तैयार रहें, उनको वोट का हक लेकर देंगे। वजीर आजम ने तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने और अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को अपने हल्कों में जाकर अवाम को सूरत हाल बताने की हिदायत की। वजीर आजम ने सैफुल्लाह न्याजी और आमिर कियानी को एक बार फिर पंजाब का दौरा करने की भी हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। ये जो वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि आप दौरा करें सैफुल्लाह न्याजी साहब को, और बाकी मेरा ख्याल को इसके पीछे बल्दियाती इंतखाबात का भी है, तंजीम सादी जो PTI की है, मेरी इतलात जो है, हंसता शफीक हर बात के ऊपर। मेरा ख्याल है कि जो बल्दियाती इंतखाब साजी पर उन्हें हंसी आई। मेरा ख्याल ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, जब तक PTI की नीचे तंजीम साजी मुकम्मल नहीं होगी, ओहदे मुकम्मल नहीं होंगे, बल्दियाती इंतखाबात में अब वो रिज़ल्ट नहीं ले सकते। और ये जो कंटोनमेंट इलेक्शन हुए हैं, इससे PTI को एक वो तो समझ तो आई कि हमें क्या करना चाहिए। सलमान, ये जो दौरा है जो वज़ीर आज़म ने हिदायत की है, आप क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे देखिए, मोहरिकात कल हो के सकते हैं? इजलास में जो पार्टी का इजलास भी हुआ है कोर कमेटी का, उसमें भी ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो डिस्कस हुए हैं। और कहा है कि इसकी भरपूर तैयारी की जाए और जो खामियां हमने माजी में की हैं वो ख़त्म की जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसका मकसद ये है कि ज़रा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टी को रीएक्टिवेट किया जाए। ठीक। सैफुल्लाह न्याजी साहब जो है वो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, इस लिहाज से उनका ये दौरा जो है, और पंजाब क्योंकि पानीपत की जंग होती है, आपको पता है PMLN और PTI के दरमियान, इसलिए फोकस भी सारा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है। पंजाब के अंदर है, जहां उनकी पोजीशन जो है उसको रिटेन करना है PTI चाहती है। तो इसीलिए सैफुल्लाह न्याजी को कहा गया कि वो जाएं और तंजीमी मामलात को लीड करें और पंजाब के दौरे में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से कुछ स्ट्रेटेजी सलमान, रीबिल्ड ये करें। जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात थे, उनमें जो PTI के बाद अजला के अंदर नतायज के हवाले से जो सवालात भी उठे थे, वो सैफुल्लाह न्याजी और आमिर कियानी पर ही आमिर थे। कियानी थे, और अच्छा, उन्हीं पे उठे थे, और उन्हीं को कहा गया कि जाएं आप मामलात को देखें। क्योंकि देखिए ना, खास तौर पे जो लाहौर के नताइज आए और जो पिंडी के नताइज आए कंटोनमेंट बोर्ड, वो सबसे बड़े सवालिया निशान थे। ये वो हल्के हैं जहाँ पे PTI को काफ़ी पजीराई मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको वो नहीं मिली थी। तो इसी लिहाज से अब फोकस किया जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में ये रिपीट ना हो और ज़्यादा सलमान बेहतर साहब, नताइज मिल कल सके। जैसे वज़ीर बल्दियात हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि अप्रैल में इलेक्शन मुतवक्के हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि EVM उस पर ट्राई हो जाए, देखिए, पता मैंने तो- चल जाए वो कहाँ खड़ी है, क्योंकि आपने भी इस कानून साजी में हिस्सा लिया है, मैंने आप तो बाकायदा इसमें रहे हैं। मैंने तो अपने आर्टिकल में लिखा है कि इस वक्त EVM के कॉन्टेक्स्ट में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, पूरा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं, लेकिन एक तजर्बाती तौर पे 25% जो हल्के हैं ना जी KPK के अंदर, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में एक्सपेक्टेड है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, और यहाँ पे मार्च और अप्रैल कहा जा रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे 25% जो हल्के हैं ना, वो EVM के ऊपर इस्तेमाल कर लिए जाए, ताकि जिनको भी जो डाउट्स हैं वो पूरे। और ये जो अभी खालिद रशीद साहब ने कहा कि जो बाई इलेक्शन, खालिद कयूम साहब ने जो कहा कि जो बाई इलेक्शन में इन्होंने करवाने थे वो नहीं हो सके, तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस यहाँ पर जो है वो उसको लेकर राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इसमें कोई EVM के अपोजिशन तो ज़्यादा वो एक किस्म के ना वो अब खामोश हो गई है, यानी एग्री कर गई है, तो आप क्या समझते हैं कि EVM पे अगर ये सब मान गए इलेक्शन, तो अगला इलेक्शन जो है, जैसे सलमान साहब ने कहा है, ये बड़े इन जो कानून साजी में बड़े आगे अच्छा ये ब्रीफ करते हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं जो अगला इलेक्शन अगर ये EVM इस्तेमाल कर ले उसमें? आमिर कियानी साहब आ गए लाइन पे, शफीक साहब जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, अच्छा है वो ही आ गए। कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कियानी साहब, कल वजीर आजम ने हिदायत की है सैफुल्लाह न्याजी साहब को और आपको कि आप जाएं और जाके मिलें। ये जो दौरा आप करने जा रहे हैं, इसको अगर हम इस तरह देखें कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का रिजल्ट आए वो भी अलार्मिंग है, तो आप लोग भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसमें आए हैं कि हाँ आने वाले बल्दियाती इंतखाबात को भी आपने देखना है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका एक्चुअली कंटोनमेंट का वन ऑफ द रीजन ये बिल्कुल
विजिट करना, लेकिन उससे पहले भी ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने जाना है। और ज़ाहिर इलेक्शन के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, आ रही हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, विजिट भी करना है। और कैंटोनमेंट का जो है वो आपको कह सकते हैं, लेकिन जनरली क्योंकि ओवरऑल अभी चीज़ें क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है इंशाल्लाह, तो तमाम लोगों को स्पेशली चीफ ऑर्गेनाइजर और मुझे सेक्रेटरी जनरल कहा गया कि आज जाके तो दोबारा पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है तो रिस्ट्रक्चरिंग कर लें या विजिट कर लें, तो ज़ाहिर है कि हमने जानना है और विजिट करना है। अच्छा कैनी साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि कैनी साहब शफीक अवान बोल रहे, मेरा सवाल आपसे ये था कि प्राइम मिनिस्टर ईवीएम मशीन पे हर सूरत पे इलेक्शन कराने का कह रहे हैं, तो क्या जो आप अगले बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपकी कोई तजवीज़ है कि इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम पे कराया था उसका टेस्ट भी हो जाएगा, पता चले हम कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े? देखिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में हर जगह पे इम्प्रूवमेंट के लिए की जाती है, फास्ट ट्रैक पे जाना ज़रूरी है। प्लस हमेशा ये इलेक्शन 70 साल में किसी को इल्ज़ाम ही लगाए गए हैं, तो जब एक चीज़ सक्सेसफुल नहीं है स्टेट वे, तो ये इसको अडॉप्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, अडॉप्ट करना चाहिए। और फोकस भी है पीएम साहब, और बड़ी क्लैरिटी है उनके जहन में कि ये हमें यूज़ करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली ये उनसे भी लोड कम होगा। अच्छा क्यानी साहब सलमान आबिद बोल रहा हूँ, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि खास तौर पे जो महंगाई का मामला है उसको डील किया जाए, तो ये जो 18वीं तरमीम के बाद अब सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल है महंगाई को रोकने के हवाले से, तो क्या आप अपने इस दौरे में वज़ीर आला पंजाब से भी कोई गुफ्तगू करेंगे जो महंगाई के हवाले से सूबाई हुकूमतों को इक़दाम लेने चाहिए वो हमें नजर आए? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सारी तरमीम के बाद तमाम तर मेजॉरिटी जिसे आप कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी और ये बाकी सारे मामला हैं वो तो सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मे हैं। और ज़ाहिर है तो सूबाई हुकूमतें भी दो हमारी अपनी हैं, बल्कि अब तो कश्मीर पीपी भी है, तो ज़ाहिर है कि उनको ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इन तमाम मामला में, तो और क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं। पर यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा कि महंगाई जो है वो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली भी 80% 90% तक इवन डेवलपिंग कंट्रीज में भी बढ़ी है, तो उसको ज़ाहिर है काउंटर तो पार हमने करना है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हिस्ट्री है 70 साल में हम इस लोकली दालें तक नहीं बना सकते और इम्पोर्टेड चीज़ें हम सारी यूज़ करते हैं, इवन ऑयल हमसे नहीं हो सका। तो ज़ाहिर है उसको तो ज़ाहिर है महंगाई तो आनी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ज़ाहिर है जिम्मेदारी ज़्यादातर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, उस पर डिस्कशन भी होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी हम अब स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि वो अपना जो रोल है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन। क्यानी साहब, मैं खालिद कयूम बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2018 के इंतखाबात में आपके पास नॉर्थ पंजाब की पार्टी की जिम्मेदारियाँ थी और वहाँ बड़े अच्छे नतायज, ख़ास तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। तो ये जो कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं, ये रावलपिंडी के बाद इलाकों में पीटीआई के उम्मीदवारों के हारने की क्या वजूहात? मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए इसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर हैं। कुछ फैक्टर हैं जो हमारा, देखिए जहाँ तक तो डेवलपमेंट का काम था वो तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नहीं कभी हुआ, क्योंकि डायरेक्टली हमने इसमें, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कंटोनमेंट में अनफॉर्चुनेटली खासतौर पर पिंडी पे ये बहुत बड़ा कंटोनमेंट है, बल्कि इसमें मेरा तो पूरा इंटायर कंस्टिट्यूंसी है वो कंटोनमेंट किया हमने। कैन साहब, आखिरी सवाल मैंने आपसे करना है, ये बताइए कि अभी महंगाई के हवाले से सलमान साहब ने बात की, बड़ा मेजर इशू है, ये जो सब्सिडी का आपका प्लान है ये आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से आम आदमी तक सब्सिडी पहुंचेगी? देखिए इंशाल्लाह शॉर्टली जो हम आपकी जो करियाना शॉप्स है ना, हम उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं ताकि जो लोकल सब्सिडी, ताकि लोगों को अपने डोर स्टेप पे जो सब्सिडी मिले और टारगेटेड सब्सिडी हो। हमारा डाटा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली डाटा नहीं था, एहसास प्रोग्राम के थ्रू हमने डाटा मुकम्मल किया है और अभी हम इंशाल्लाह टारगेटेड वो करेंगे। प्लस दिसंबर तक ये जो आपका है हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड, जिसके पास आईडी कार्ड होगा बिल्कुल एलिजिबल फॉर द हेल्थ, मतलब ये सब्सिडाइज समझें, क्योंकि एक तो 10 लाख प्लस हम दे रहे हैं हेल्थ के, प्लस किराना स्टोर पे हम जो सब्सिडाइज जो जिन लोगों के हमने लिस्टें बनाई हैं जिनकी डेटाबेस बना उसको इंशाल्लाह डायरेक्ट हम हिट करेंगे, ताकि उन लोगों को जो कि बाकी डिजर्विंग है जिनको चाहिए उनको हम अकोमोडेट करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बात करने का। शफीक साहब,
बात तो हम कर रहे थे ईवीएम पे, लेकिन चूंकि ये जनरल बात है सलमान, एक महंगाई है जो पूरी दुनिया में, एक महंगाई है जो नीचे का ताजिर खुद पैदा करता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वो मजिस्ट्रेसी का निज़ाम था ना, वो ख़त्म हो गया। वो था तो चेक एंड बैलेंस था। अब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है उनको बाहर आना चाहिए। जो अरकान असम्बली हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो जाके अगर बाज़ारों का विज़िट करें और ये इस बात को यकीनी बनाएं कि हुकूमती जो रेट लिस्ट है उस पर चले, तब भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सारी तरमीम के बाद ना ये जो महंगाई सारे इश्यूज जो है ना ये नीचे आ गए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ गए थे। और ये अब देखिए, जब तक सूबाई हुकूमतें आपका हाथ नहीं डालेंगी, इसमें हाथ नहीं डालेंगी ना, बिल्कुल ठीक, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, उसका कैनवस बड़ा है जिम्मेदारियों के हवाले से, और इख्तियारात जो है वो इख्तियारात के हवाले जो कैनवस है वो सूबाई हुकूमतों का बड़ा है। बिल्कुल तो सूबाई हुकूमतों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइस कोर कमेटियाँ हों या और मजिस्ट्रेसी का निज़ाम चले। निज़ाम चेंज कर दिया अच्छी बात है, लेकिन खालिद साहब अगर निज़ाम चेंज होगा तो इस निज़ाम की बेहतरी हो सकती है ना, कि अगर मजिस्ट्रेसी निज़ाम खत्म हो गया तो ये सब सो ये जाए। जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने एक बड़ी अच्छी एक इस हवाले से टर्म इस्तेमाल की है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। पाकिस्तान इस वक्त इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का शिकार हुआ है, क्योंकि हम देखिए जो पेट्रोलियम और पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस उनकी बढ़ गई हैं, गैस की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, और वो जो एडिबल ऑयल और दूसरी जो चीज़ें हम जो हैं गज़ाई अजनास जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। हत्ता कि दालों तक हर चीज़ जो है, खाने पीने की भी अशिया जो हैं वो तो सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो मामला है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से है, और हमारी इम्पोर्ट जो है और बिल भी इस वजह से बढ़ गया। और देखिए बात बड़ी बुनियादी सी है इसार साहब, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब हम कहते हैं ना कि वो अकाउंटेबल है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे कौन लोग अकाउंटेबल है? वो है आपका प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अगर वो होगा तो आप इफेक्टिव तरीके से इन चीज़ों को डील कर सकेंगे ना। उसके बाद ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना करती थी, आपको याद है, फिर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसलर्स वगैरह होते थे वो, फिर उसके बाद आपके एमपी एमएनए, यानी सारे लोग मिलकर एक सिस्टम है ना। अगर आपने, और देखिए महंगाई का बढ़ना एक और है, एक नाजायज सतह के ऊपर जो महंगाई बढ़ती है, रोजी बढ़ती है, वो सबसे बड़ा क्रिटिकल सवाल है ना। उसको डील करना मैं समझता हूं कि जब तक पूरा एक रोड मैप नहीं होगा ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, बिल्कुल सही तो है, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, नैब ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद अपोजिशन ने हस्ब मामूल सब तरफ से शोर मच गया। और कल फवाद साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की शफीक, उन्होंने कहा कि इसमें जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम में आधी से ज़्यादा तो मुस्लिम लीग नून के पेपर्स के अंदर थी, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर एक अरसे से ये दोनों हुकूमतें ये शोर करती ने कि नैब में हमने तरमीम करनी है, लेकिन कर नहीं पा रही थी। राना साहब, उससे मुस्लिम लीग नून में अब ये इख्तलाफ पैदा हो गया। पहले मीटिंग में उसने कहा उसको हम चैलेंज करेंगे। वो जो दो ग्रुप है ना, मीम शीन, जो अपना नवाज शरीफ ग्रुप था वो करे उसको चैलेंज करें, और सिर्फ 3 लोग उसके हक में बोले। बाकी पूरी जो थी, जो उनका अपना पार्टी थी या जो उसमें लोग मौजूद थे मीटिंग में, उन्होंने कहा ना करें। अगर वहाँ पे मोहर लग गई तो फिर आपके पल्ले क्या होगा? बजाय वही बात, वहाँ पर रैशनल बातें शुरू हो गई हैं। अब वहाँ ना हठधर्मी से बाहर लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप इसको अपना चैलेंज करें या रिजेक्ट करें, इसमें अपनी तरफ से बेहतरी लाएं। और जो अमेंडमेंट अभी आई है ना, जिसमें कल जिक्र भी किया कि ताजर निकल गया, फलां निकल गया, फलां निकल गया, तो अब ये अपोजिशन ने बाकायदा ये तजावीज़ दी थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पब्लिकली कल उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वही क्लाशिनकोव शलादी सुल्तान राई बन गए वो, लेकिन अंदर खाते सब कुछ हो रहा है। और इसमें सर एक और क्रेडिट भी दें, देखिए ये सारी जो है ना रातों रात नहीं होगी तरामीम। इसमें हुकूमत ने ताजरों को इत्मीनान में लिया, इसमें इन्होंने बड़े कारोबारी तबकात को इत्मीनान में लिया, इसमें फिर अपोजिशन जमातों को इत्मीनान में लिया, इसमें मीडिया को इत्मीनान में लिया, लीगल एक्सपर्ट्स आए, FBR के लोग आए, यानी वज़ीर आज़म की बराह रास्त मुलाकातें हुई हैं, आपको पता है, मुख्तलिफ ताजर तबके के साथ, कम्युनिटी के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, सबकी मुशावरत के साथ। और मैं कल हैरान था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मुस्लिम लीग नून के लोगों ने की है, वही जैसे भी शफीक अवान ने कहा कि ज़्यादातर यही बातें, जिस वक्त ये तरामीम नहीं हो रही थी तो यही सवाल ये उठाते थे जो आपने कहा। अच्छा, अब सवाल ये कि जो होने जा रहा है तब इस पे एतराज है। अब मैंने कल एक और देखा जी, बाकी बातें तो ठीक हैं, यानी कल मैंने कई लीगल एक्सपर्ट्स को सुना है जिन्होंने कहा ये ठीक है, तरामीम तो बहुत अच्छी हैं, बड़ा बेहतर हो गया, इससे एक इन्वायरमेंट बिजनेस बनेगा, लोगों के अंदर जो खौफ था वो खत्म होगा।
लेकिन चेयरमैन नैब की तकरीरी के ऊपर थोड़ा सा इतराज है, यानी बात अब वहां से निकल के सिर्फ चेयरमैन नैब की तकरीरी तक आ गई थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये जो तरामीम हुई हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर एक मुस्बत डेवलपमेंट होगी, और जितने एतराज़ात नैब के कॉन्टेक्स्ट में उठाए जा रहे थे उसको यहाँ पर एड्रेस किया गया प्रॉपर तरीके ये से। सलमान, ये इसमें आप देखें कि इसका सबसे पहले बेनिफिशियरी इसमें कौन आता है? जी जी, ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा एहसन इकबाल को, शायद शाहिद खान अब्बासी को, हत्ता के ख्वाजा साद रफीक जो हैं उनका भी प्राइवेट हाउसिंग का केस था वो भी, और आशियाना में जाकर अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ को भी जो है इसमें फायदा हो सकता है। और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने तो 35 के करीब जो अमेंडमेंट्स हैं इस हवाले से, पूरी जो फरूक एच नायक है आप वो दे चुके हैं इस हवाले से। और थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर दोनों पार्टियों ने इत्तेफाक किया था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो फिर वो इत्तेसाब कमीशन के नाम से इसको खत्म करेंगे और नया इत्तेसाब कमीशन लेकर आएंगे। लेकिन दोनों, सलमान, दोनों अपने अपने अदवार में इसको तब्दील करने में नाकाम रहे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि दोनों ये चाहते थे कि हमारा दौर तो गुजर जाएगा, आगे जाकर सामना उनको करना पड़ेगा। दिलचस्प लतीफा कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अगर आज हुकूमत ये ऐलान कर दे कि ये तमाम तरामीम जो हुई हैं हम वापस ले रहे हैं, तो कल यही मुस्लिम लीग कहेगी कि बड़ी ज्यादती कर दी, ये तरामीम तो बहुत अच्छी थी, आपने वापस क्यों ले लिया। एक बड़ा तरीकी राना साहब, एक बड़ा तरीकी वाकया है इस हवाले से। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, असली मैं तो खालिक यूम साहब जैसे सादे बंदे हैं, पेंडू बंदे हैं, असली आप दोनों जो है साहब आदमी है। ये जो पोजीशन जो ना ये रोला, मैं पंजाबी की रोला पा रही है, क्या गोंगलू से मिट्टी झाड़ रही है, क्या अंदर खाने सब कल लतीफ़ा एक और सुन लेना। कल राना सनाउल्लाह साहब शामी साहब के प्रोग्राम में क्या नाम है जिसमें अजमल जामी साहब नजर जो है, शामी साहब ने कहा आप अदालत में जाएंगे इसके हवाले से। राना सनाउल्लाह कहते हैं हम तहरीक चलाएंगे, हम जेलें भर देंगे। उन्होंने फिर कहा कि नहीं आप अदालत में जाएंगे इसके हवाले से, कहते हैं हम जो है इसके खिलाफ मीडिया में ये कर दे। बात यह कि इन्हें भी इस बात का पता है, अंदर खाते हैं शफीक साहब, इन्हें भी पता है कि हमें रिलीफ मिल गया। और इसके बाद हम नए टॉपिक पे जाते हैं। मैं एक दो जुमले कहना चाहता हूँ, अगर ये काम हमने पहले हुआ होता तो जो फिज़ा की वजह से इन्वेस्टर ने हाथ खींचे, अब ब्यूरोक्रेसी ने खौफजदा होकर अपने हाथ खींच लिए, मुकामी जो ताजिर था उसने हाथ खींच लिए, जिससे हमें माशी तौर पे बहुत प्रॉब्लम हुई। अब इसके बाद जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म से मिले, सबसे मिले, अभी खुली फिजा बनेगी, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। ये जिस तरह नून लीग की क़यादत इस वक्त मकाफात अमल का शिकार है तो इसकी जिम्मेदार भी वो खुद हैं। जब 2010 में जब 18वीं तरमीम पर काम हो रहा था तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो नून लीग के पास गई कि ये आइन के अंदर आए, हम मिलकर जो 62 और 63 का जो आर्टिकल है इसको तरमीम कर लें। वो नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ साहब उस वक्त एग्री ना हुए, बिल्कुल ठीक। फिर नैब ऑर्डिनेंस पर भी पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके पास गई, लेकिन नून लीग ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। अब दोनों की, ये दोनों जो आर्टिकल हैं इनके, इन पर भी और नैब के बारे में खुद शिकार हो रहे हैं इसका। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद शफीक अवान के बड़े पसंदीदा मौजू पे हम जाएंगे और उस पर बात करेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमत लिल आलमीन या रहमत लिल आलमीन।
जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे मरियम नवाज मफामती बयानिया के रनमाओ से इजलास में ज़रा नाराज़ हुई। शफीक साहब की खबर है अंदर आपको ही पता होगी भाई। उसमें पता कि ये मरियम साहब सख्त नाराज़ है। ये जो ग्रुपों की मीटिंग आ रही है ना, जिसमें खालिद क्यूम साहब ने बताया था कि सोया साहब रफ़ीक के घर हुई है वो, अब मैंने इसे बताया इससे मुख्तलिफ मीटिंगें शुरू हो गई हैं। इस पर मरियम साहबा को वही सारे बंदे मिल गए जा रहे हैं, वो पार्टी लीडर की हर बंदा चला दिखाना चाहता है ना मैं आया हूँ। उस पर कहा अच्छा जी अंकल जी कि तुसी उधर चले गए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ वाले ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ बड़े एहसानात सन। वो मज़ामती बयानिए वाले थे जिनको वो मुखातब हाँ, करते, आप क्यों गए वहाँ? मज़ामती बयानिए जो है वो ये इधर मफामती था। अच्छा वो ज़ाहिर लीडर को मिलने आते हैं, ये तुसी उधर चले गए हो, आपने फ्लोर क्लास कर लिया है। अच्छा। मेरे वालिद क्या पे बहुत आसान थे। अच्छा इस हद तक हो गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत पर्सनल नहीं हो गया। फिर देखें उन्होंने कहा कि बीबी हमारे ना हमारी मुस्लिम लीग की सियासत में हमें अपने इदारों के साथ लड़ना सिखाया ही नहीं गया। ये पॉलिसी अगर फिर आपने अपनाई तो फिर आप ये नुकसान आपका होगा, पहले भी नुकसान हमारा हुआ है। तो उस पर उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली। लेकिन ये बात थी कि उसमें लोगों ने कहा मरीम बीबी ये ना करें, आप ये ना करें, ये हमारा कभी हमारा सियासत में ये राय नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा, गुस्से से चली गई। ये खालिद क्यूम साहब बताएंगे आगे क्या हुआ। अच्छा देखिए, उसमें जो 3 लोग मज़ामती बयानिए के जो लोग बुलाए गए थे, उनको बुलाने का मकसद ये था कि ये जो इजलास हुआ है इसकी रोदात जाकर पहुँचाएं। तो वो शौरी तौर पर आज जो है ना वो बुलाया। अच्छा दूसरा शफीक साहब, आज मैंने तो 10 अखबार आपने भी सब देखे, इंग्लिश उर्दू दोनों, तो हमें कोई सिर्फ एक सियासी स्टोरी जो है वो हमें आज मिली है डॉन अखबार में, जो सिटी पेज है लाहौर का, उस पर जुल्करनैन, तो उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के एहसन इकबाल, उनसे बात भी की है, और उसमें ये खबर ये है कि जवेद लतीफ़ साहब ने जो उनको शो का नोटिस जारी किया गया था सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, उसकी कोई परवाह नहीं की। वो परवाह इसलिए नहीं की कि उनको आशीर्वाद हासिल मरियम नवाज की। तो उसमें एहसन इकबाल साहब से ने ये भी कहा कि अब हमने उन्होंने जवाब नहीं दिया 7 दिन के अंदर, तो अब हमने उनको एक रिमाइंडर भी दे दिया है। लेकिन रिमाइंडर के बाद भी जो है वो कोई जवाब जो है जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से नहीं दिया जा रहा। नहीं, लेकिन ये बताएं सार राना साहब, ये बताइए ना कि अब मिसाल के तौर पे अगर जावेद लतीफ़ जो है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में भी कहा था कि वो नहीं जवाब देंगे, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो शहबाज शरीफ क्यों खामोश है? वो क्यों बात कर रहे हैं कि भाई मैं पार्टी का सदर हूँ यार, मैंने एक नोटिस जारी किया है, और एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया है, वो जवाब ही नहीं देना चाहते। क्या ईवीएम के ऊपर और क्या सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर शहबाज शरीफ का कोई बयान आया? नहीं, सारे बोल रहे हैं शफीक, जरा जस्ट नोट इट, सब बोल रहे हैं ना। वो उन्होंने चुप पा गई थी ना, वो नहीं, खामोशी इख्तियार कर गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी तरामीम हो रही है और जितनी डेवलपमेंट हो रही है, शहबाज शरीफ साहब उसमें शामिल है, कंसर्न ठीक है शामिल ना। ना उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस पे तनकीद की, ना ईवीएम के ऊपर अभी तक कुछ बोले। पार्टी भी दबे लफ्जों में सलमान साहब, ये आपने भी पूरी खबर पढ़ी जो इजलास जिसमें मरियम साहबा जो है आपको अपने जिस तरह उनकी, मैं तो कहूँगा इंसल्ट कर रही हैं, उसके बारे में आप उस पर रोशनी डालें कि ये क्या और ये क्यों हो रहा है, कब तक होता रहेगा? सार राना साहब, ये बड़ा मसला सीरियस है कि अब पार्टी के इजलास अलग-अलग घरों के अंदर हो रहे हैं खुफिया तरीके से, और उनको छुपाया भी जाता है, उनको फिर एक दूसरे को मैसेज जिस तरह से उन्होंने कहा पैगाम रसानी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मफामती फार्मूला, वो मज़ामती फार्मूला। अब मरियम के लिए जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है ना, वो ये है कि ये इजलास जो है जो खास तौर पे मफामती सियासत के हैं वो बढ़ रहे हैं। एक बात, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप जरा देखिए 5 लोग कौन है जो मरियम के पीछे खड़े हुए हैं। एक परवेज रशीद साहब है, एक तलाल चौधरी साहब नजर आते हैं आपको, एक हिना परवेज भट्ट नजर आती हैं, ठीक है। इस तरह के 3-4 लोग हैं, या ये खाकान अब्बासी साहब है, राना सनाउल्लाह को मैंने कहा वो डबल विकेट पे खेलते हैं, 2 उधर भी हैं उधर भी हैं। बाकी सारी मुस्लिम लीग जो है वो कह रही है कि भाई ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं आप, जिस किस्म का लेके चल रहे हैं। कल मरियम ने एक और बात पे भी शफीक साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन की है, उन्होंने उन तमाम लोगों को कहा है बात थोड़ा कान खोल के सुन लें, बयानिया चलेगा तो सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, और कोई बयानिया नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मरियम जो है वो रेजिस्ट करेंगी उस सारे एजेंडे को जो शहबाज शरीफ का एजेंडा है, और वो चाहेंगी कि अगर मैं कुछ नहीं हूं ना और मैं कुछ नहीं बन पा रही, और 2023 में अगर मेरी कोई इलेक्शन के अंदर स्पेस नहीं निकल रही, तो शहबाज शरीफ के लिए भी कोई स्पेस नहीं। ये राणा साहब 2023 के इलेक्शन में आप देखना कि इसकी बड़ी भारी कीमत जो है वो नून लीग को, इस बयानिए की तकसीम की जो है, नून लीग के अंदर जो तकसीम है इसकी अदा करनी पड़ेगी।
और ये ऐसे ही है कि सियासत के अंदर ये जो 70 के अंदर 77 से पहले कुछ अर्सा जो पीपल्स पार्टी के अंदर भी दो बयानियों की इस तरह की एक लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें दो, एक तरफ वर्कर क्लास थी, दूसरी तरफ जगीरदार क्लास थी, और जो हयात टम्मन थे वो उसके जुल्फकार अली भुट्टो के एडवाइजर थे, और उनकी राय पर फिर जो जगीरदार ग्रुप है वो मुनज़्ज़म हुआ, और उसका नुकसान ये है कि आज तक उसकी वो जो है पीपल्स पार्टी इस डिवाइड को भुगत रही है और इसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर रही है। इसी तरह नून लीग में भी ये जो लड़ाई है ये अब निचली सतह तक आ गई है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन एक जुमला कहते हुए कि देखिए क्लियर तो जब भी हो गया था जब जावेद लतीफ मरीम साहिबा के इजलास में आए थे और उन्होंने कहा था ना हमारा हीरो आ गया हमारा टाइगर आ गया, तो वो क्लियर हो गया था कि भाई ये हमारा टाइगर है और जो आपके ये कागज हैं जो आप इसे भेज रहे हैं ये टाइगर जो है इसको कोई अहमियत नहीं देगा। टाइगर जो है इसने पहली दफा राणा साहब ने किए, इससे पहले भी मॉडल टाउन एक इजलास में वो शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत इजलास था, तो जुवेल लतीफ साहब कह चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ के अलावा किसी को नहीं मानता। ठीक है। अच्छा सर, एक्सप्रेस का इदारिया तो मैंने डिस्कस करना था, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ कि जो डॉन में मरियम ज़िया बलोच साहिबा का कालम छपा है ना, वो उस पर बात की जाए, और आप कोशिश कीजिए जी सलीम शाहिद साहब को मिलाने की, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं डॉन के, उनसे भी मैं चाह रहा हूँ कि इस पर बात की जाए। अच्छा सर, जो वो कहती हैं मरियम ज़िया बलोच साहिबा कहती हैं कि बलूचिस्तान का जो बहरान है अब वो बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद ये कि वज़ीर आज़म पे जो आदम एतमाद है अब वो भी आलमोस्ट फैसला कुन मरहले में चला गया, इक़्तिदार की जो खींचातानी और रसाकशी है अब वो भी बड़ी क्लियर हो गई है, और जो जाम साहब हैं वो जाम कमाल साहब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शफीक, ये एक उन्होंने पूरा नक्शा खींचा बलूचिस्तान का, और खालिद साहब जो बलूचिस्तान के इस नक्शे के अंदर आपको नहीं लगता कि, मुझे तो जो एक उम्मीद की किरण है वो ये कि भाई लड़ें, जो मर्जी करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, आपको नहीं, आप तो राणा साहब उसमें एक फैक्टर और है कि ये जो तहरीक आपको पता है कि अदम इत्मीद की पेश की गई थी, ये अपोजिशन की तरफ से की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस सारे मामले में फ़ायदा उठाने में नाकाम रहेगी, क्योंकि जो बाप पार्टी है उसके अंदर ही ये मामला जो है वो किसी ना किसी तरह सेटल हो जाएगा, और उसमें चेयरमैन सेनेट में जिस तरह वहाँ अफगानिस्तान वहाँ बलूचिस्तान के अंदर जाकर वहाँ जो बाप और दूसरी इत्तेहादी पार्टियाँ हुकूमत में शामिल हैं उन सब के साथ वो मुज़ाकरात करते हैं, तो अब कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर ही इस मसले का हल निकाला जाए। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, हम ये बात कर रहे थे बलूचिस्तान के बारे, सर आप वहाँ बैठे, क्या नज़र आ रहा है, ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए, हमें थोड़ा अपडेट कीजिए सर। देखिए जी, ऐसा है कि भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये क्राइसिस आया है, तो बिल्कुल जैसे अभी बात कर रहे थे वो कि सैयरानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने और बाकी और भी लोग जो है उन्होंने कोशिश ज़रूर की है कि इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि देखें ये मसला तो शुरू हुआ कि अपोजिशन ने जो है, अपोजिशन की जो पार्टियाँ उन्होंने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ जो है वो नो ट्रस्ट मोशन जो है ना वो असम्बली में जमा कराई थी, और वो तो खैर तकरीबन फैसला आउट हो गई है, क्योंकि गवर्नर साहब थे उन्होंने उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो वापस भिजवा दी थी। अब ये है कि उसके बाद से जो नाराज़गी है जाम साहब के साथ और उनकी पार्टी के अपने जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उसमें उनके जो मशीर हैं, तो ये काफ़ी, ये कोई नई बात नहीं है असल में, यहाँ पे बलूचिस्तान में ये होता रहता है। आप देखें कि आज जवाली जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ भी इस तरह हुआ, लेकिन सलीम शाह साहब शफीक अवान बोल रहा हूँ मैं, ये बताइए कि वहाँ नंबर कहीं गेम क्या है, और क्या मुफाहमत का कोई है कि उसका फिर अभी बलूचिस्तान में जज्बा भी आया है, आपने माजी की मिसालें दी कि बलूचिस्तान में ये मसाइल आते रहते हैं लेकिन आखिर में हल हो जाते हैं, इस वक्त आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि मसला इस तरह इतनी आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों एंड पर जो है बहुत जिद की बात है, क्योंकि जो जाम साहब के जो कैबिनेट के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने तो अपने इस्तीफे जमा किए थे, उसके बाद उन्होंने गवर्नर साहब को भी पेश कर दिए, अभी तक तो मंजूर तो नहीं हुए, लेकिन उनके पास बाहर के जमा करा दिए।
दूसरी तरफ वो उनका यही एक मुतालबा है कि जाम साहब जो है, माइनर जाम साहब, जाम कमाल जो है वो इस्तीफा दें, उसके बाद जो है ना बातचीत हो सकती है। जी सर। लेकिन कोशिशें बहरकैफ उनकी जो है वो जारी हैं, और उनकी अपनी जो पार्टी के जो उनकी कैबिनेट है उसके जो मेंबर्स हैं जाम साहब के साथ है, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई। सर बहुत शुक्रिया सलीम शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सलीम साहब हमें बताया वक्त कि देने उम्मीद का बाकी है अभी। उम्मीद बाकी है। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सप्रेस के इदारिया की तरफ, और बड़ा अहम है इस हवाले से कि उसका जो उन्वान है वो ये मुल्की सियासी निज़ाम और मुस्तकबिल के चैलेंजेस, और इसमें बड़ी डिटेल से उन्होंने डिस्कस की है कि जो ज़रूरी है कि अपोजिशन और हुकूमत के अंदर मुफाहमत पैदा हो ताकि मामलात आगे बढ़े, आम आदमी की मुश्किलात जो दूर हों, गवर्नेंस के मसाइल पे हुकूमत तवज्जो दे सके जब इनसे निकलेगी। तो सलमान, देखिए बात ये कि इस एडिटोरियल में, एक्सप्रेस के एडिटोरियल में जो पाकिस्तान के दाखिली कॉन्टेक्स्ट के इश्यूज़ हैं ना, और जो चैलेंजेस हैं, जिसमें गवर्नेंस का क्राइसिस है, जिसमें इकॉनमी का क्राइसिस है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का क्राइसिस है, हुकूमत अपोजिशन का मामला है, सी पैक का, इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की गई है। लेकिन साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो पाकिस्तान का चैलेंज है, वो अब आपकी रीजनल पॉलिटिक्स उभर रही है। उस रीजनल पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का रेजोल्यूशन है, उसके अंदर पाक भारत ताल्लुकात हैं, उसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, उसमें अमेरिका और चीन के दरमियान जो रिलेशनशिप और नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां चैलेंजेस बढ़े हैं ना, वहां अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी निकली हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए ना कि रशिया का, चीन का, तुर्की का, ईरान का, मलेशिया का, पाकिस्तान का ब्लॉक बनना, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम अपने कार्ड सही तरीके से खेल लें, अपने डोमेस्टिक इश्यूज को जिनकी तरफ निशानदेही की गई है सदारिये में, अगर हम उसको सही तरीके से टैकल कर लें, तो हम जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है ना, और जो नए रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने आप को पेनिट्रेट कर सकते हैं। मैं आपसे आपकी बात काट रहा हूँ, लतीफ़ जय साहब को हमारी तरफ से मुबारकबाद दें कि वो ऐसे करंट अफेयर पे दायरी लिखते हैं, यानी वो जो हम सुबह मौजूद डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा दायरा लिखा हमारी है, तरफ से उन्हें अप्रिशिएट कीजिएगा कि इसी तरह लिखते रहे और करंट अफेयर पे लिखें बजाय कि 3 दिन बासी खबरों पे। वो असल में जब अदारिया लिख रहे थे तो उनकी जो सोच थी अब वो ये थी कि जो कौमी सतह पर हमारा इस वक्त डेडलॉक है, अपोजिशन का जो डेडलॉक है, यानी ये नैब ऑर्डिनेंस पर डेडलॉक है, ईवीएम पर डेडलॉक है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री पर डेडलॉक है, और कानून साजी दीगर मामलात में भी डेडलॉक है, इसको खत्म होना चाहिए। वो ये बात कर रहे थे। आपका भी हिस्सा है इस एडिटोरियल में। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पिछली हुकूमत में जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त भी बड़ा तनाव था पीटीआई का नून लीग के साथ, लेकिन जब इलेक्शन एक्ट 2017 मंजूर हुआ तो पीटीआई की हमायत से पीटीआई ने हमायत की, और इसी तरह 90 में अगर आप जाएं पीछे तो बेनजीर पीपल्स पार्टी और नून लीग का बड़ा तनाव था। सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी कि पिछले प्रोग्रामों में कि हमें ना अपना अखबारात से कोई खबर नहीं मिलती। अब ये एडिटोरियल में जैसे लतीफ़ चौधरी से कहा कि अच्छा करंट अफेयर पे लिख रहे हैं, तो आप भी एडिटोरियल लिखते हैं, आप भी अखबार में हैं, तो आप अपने साथियों को कहें कि भाई आप कॉलम एडिटोरियल के हवाले से उन्हें कोई गाइड करेंगे, ताड़ी मंदे नहीं शफीक ने ना मुझे खड़ा कर दिया। नहीं, सलमान साहब से मैंने पकड़ा था कि भाई बात यह कि हर अखबार की एक अपनी पॉलिसी होती है और हमें उसे टो करना होता है। मिसाल के तौर पे शफीक, आप जब जंग ग्रुप में थे तो जंग ग्रुप की पॉलिसी को टो करते थे, खबरें ग्रुप में थे तो खबरें की पॉलिसी को। हमें कुछ आए ना आए, हमें नौकरी करनी बड़ी अच्छी आती है, आप अपनी टो भी ले लेते हैं। अच्छा जी, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और एक मौजू रह जाना था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जी जिस बंदे ने आइन वटमोर उनका नाम था, जिन्होंने अपने तौर पर फैसला किया कि जी इंग्लैंड की टीम को नहीं भेजना, उन पे इतनी तनकीद बढ़ी कि उन्हें रिज़ाइन करना पड़ गया। और रिज़ाइन करने के बाद अब सूरत हाल है कि कल पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने ये कहा है कि इस हफ्ते न्यूजीलैंड इंशाल्लाह ऐलान करेगी कि हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इंग्लैंड ऑलरेडी ऐलान कर चुका है कि हम तो वो जो एक तूफान बरपा हुआ था पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ, वो थमना शुरू हो गया। छोटी सी बात देखें, रमीज़ राजा की जब अपॉइंटमेंट हुई ना, और जब ये दोनों दौरे इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का खबर इन्होंने ब्रेक की थी, मैं याद दिला दूं। अच्छा, सबसे ज्यादा तनकीद रमीज राजा पे हुई थी, और कि जी इन्होंने किस तरह से बड़ा किस्म का रेजिस्टेंस किस्म का अपना रोल प्ले किया है। आपको याद है उन्होंने न्यूजीलैंड के बोर्ड को खत लिखा,
उन्होंने इंग्लैंड के बोर्ड को खत लिखा, फिर बोरिस जॉनसन ने इसके ऊपर इतराज किया। अब रमीज राजा साहब कल सेनेट की कमेटी में गए थे, आपको पता है ना? जी, जी। सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगले चंद दिनों में आपको अच्छी खबरें मिलेगी। यानी पाकिस्तान ने जो रजिस्ट किया है ना इस दौरे की कैंसिलेशन के ऊपर, आज उसका नतीजा ये मिल रहा है कि वहां पे हमें उसके अच्छे असरात नजर आ रहे हैं। सलमान, ये जो बयानिया रमीज राजा का था, ये दरअसल हमारे प्राइम जी, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया मिनिस्टर था। का बयानिया इमरान खान का बयानिया। एक लाइटर उसमें छोटी सी बात करूं, रमीज राजा की कमांड पे बासित अली से उनकी वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, तो बासित ने उन्हें कहा कि रैम्बो ये बात ऐसे है, तो उन्होंने कहा कौन रैम्बो? मैं रमीज राजा हूँ, पीसीबी का चेयरमैन हूँ भाईजान। अब मुझे अब आप ज़ाहिर है उनका चेयरमैन स्टेटस, फिर उनकी बिल्कुल, जिम्मेदारियां, हाँ, जब तक वो डिसिप्लिन उसमें नहीं करेंगे लोग, तो फिर तो उनको लोग कैसे मानेंगे? हर बंदा रंबो रंबो कहते राणा हैं। साहब, जिस तरह अब रीशेड्यूल हो रहा है इंग्लैंड की टीम का दौरा Even न्यूजीलैंड का भी। न्यूजीलैंड का भी, तो इसमें हमारी जो पीटीवी है इसकी आमदन भी जो है इनकम भी नहीं, बढ़ेगी। हमारा पीटीवी स्पोर्ट्स जो है अब वो T20 कर रहा है और बड़े प्रोफेशनल बुनियादों पे कर रहा है। जितने कैमरे इंटरनेशनली जरूरत है उसी तरह लगे हुए और बड़ा आला। और आप और देखिए ये अगर क्रेडिट बात जो है ना, ये क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को, फवाद चौधरी को, कि वो इस तरफ काम कर रहे और हैं, इसको एक प्रॉफिटेबल। और एक और बात सुन रहे हैं जो बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा अगर आप अपनी क्रिकेट को ग्रो करना चाहते हैं ना तो अपनी क्रिकेट की इकोनॉमी को ग्रो करें, इकोनॉमी, क्योंकि जब क्रिकेट की इकोनॉमी ग्रो होती है ना तो क्रिकेट हमारे पास आती है। इंडिया की मिसाल देते हुए रमीज राजा ने कहा, तो मैंने कहता हूँ रमीज राजा के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। उसकी प्रोफेशनली उसकी उसकी approach अप्रोच जो है वो positive बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान में क्रिकेट को बहाली के लिए भी और पाकिस्तान की क्रिकेट की तरक्की के लिए। इसी तरह की चेंज जो है वो ओलंपिक्स एसोसिएशन में भी आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। उन्होंने बल्कि फरीद मिर्जा से बात की थी हमने, उन्होंने कहा है कि अब जो इस पे हम स्पोर्ट्स काम कर दुश्मन रहे हैं। लोग हैं उनको निकलना चाहिए। जूनियर हॉकी के चैंपियनशिप के लिए वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान का कैंप शुरू हो गया, हम उसके लिए भी दुआ गो हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और टॉप ट्रेंड जो था वो इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल था। पूरे पाकिस्तान में हम सब खुश हैं कि वो रहमतों का और बरकतों का जो महीना है उसका आगाज़ हो गया। कहते हैं कि नात का सबसे बड़ा शेर जो है वो हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, और वो ये था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेशक। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी।